नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस जूम सेशन में जिसका टॉपिक है ऑटिस्टिक फ्राइडे। जी हाँ, आज टार्गेट 9 में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑटिस्टिक फ्राइडे के लिए। ऑटिस्टिक फ्राइडे जो है ये एक डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रमाणित दिवस है जिसका मेन उद्देश्य है ऑटिज्म से रिलेटेड जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके राइट्स के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। जी हाँ, ऑटिज्म से जो पीड़ित लोग होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उन्हें सोसाइटी जो होती है वो थोड़ा अलग नजरिए से देखती है। तो ऑटिस्टिक प्राइड डे का मतलब यही है कि जो ऑटिज्म है उसे एक बीमारी ना कंसिडर करके, ना ही उनकी क्लास बना के उन्हें गलत नजरिए से ना देखा जाए या इंफीरियर तरीके से ना देखा जाए, बल्कि ऑटिस्टिक लोगों को भी सेम राइट दिए जाएं, सेम राइट टू वोट दिया जाए, सेम सोसाइटी में वैसे ही उन्हें रहने के सारे राइट्स और प्रिविलेजेस मिले जैसे आम लोगों को मिलते हैं। क्योंकि ऑटिस्टिक लोग भी आम ही लोग होते हैं, या हम कह सकते हैं वो गिफ्टेड होते हैं, लेकिन वो होते हैं हमारे जैसे, सबकी तरह जैसे नॉर्मल लोग हैं वैसे ही होते हैं। उन्हें भी जैसे वो सोसाइटी में दूसरे लोग रह रहे हैं वैसे उन्हें भी रहने के सारे राइट्स और प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। तो ये है हमारा ऑटिस्टिक प्राइड डे। इसमें हम ऑटिज्म के बारे में कुछ जानेंगे, और ऑटिज्म कब पता चलता है, अगर बच्चों में पता चले तो क्या करना चाहिए, और डार्जिलिंग नाइन में ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑटिस्टिक लोगों को दे सकते हैं ताकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो और अच्छा इंप्रूव हो सके, उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ सके, और दूसरे जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं उन्हें ना हो, ताकि वो भी और बेटर तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। अगर आपके पास कोई ऑटिस्टिक पेशेंट आता है, कोई ऑटिस्टिक पर्सन आता है, आई एम सॉरी उन्हें पेशेंट भी नहीं कहना चाहिए, अगर आपके पास कोई ऑटिस्टिक पर्सन आता है, कोई ऐसा इंसान आता है जिसे ऑटिज्म है, तो आप उसे ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं बिना हेजिटेशन के, और उनकी हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ, ऑटिस्टिक प्राइड डे पूरे विश्व में 18 जून को मनाया जाता है। न्यूरो डाइवर्सिटी एक फील्ड है, एक फील्ड है, ऐसी रिसर्च है जिसमें हमें पता चलता है जिसके अनुसार ऑटिज्म जो है उसे नॉर्मल काउंट करना चाहिए, मतलब वो एक साधारण विषय है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस का विषय नहीं है अगर किसी में ऑटिज्म पाया जाए तो। The concept of autistic pride acknowledges the significance of pride for individuals with autism and its potential to positively impact society at large। जी हाँ, बिल्कुल, ऑटिस्टिक लोग भी सोसाइटी की बेटरमेंट में हेल्प कर सकते हैं। बाकी ये जरूरी नहीं है कि ये जून 18 को ही ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाए, ये पूरे साल में कभी भी मनाया जा सकता है, ऑटिज्म के बारे में और जानने के लिए और ऑटिस्टिक लोगों की हेल्प करने के लिए। अब हम जानते हैं कि ऑटिज्म, ऑटिस्टिक प्राइड डे तो हम मना रहे हैं जो कि ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए है, तो ऑटिज्म है क्या, अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले जीवन के पहले 3 साल में ही ऑटिज्म का पता चल जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो एक ऑफिशियल डायग्नोसिस टर्म है। इसका पूरा नाम सिर्फ ऑटिज्म नहीं है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जैसे एक माइलस्टोन्स बने होते हैं, एक पैरामीटर बना होता है कि 6 महीने में बच्चा ये काम करेगा, 1 साल में बच्चा ये काम करेगा, 1.5 साल में बच्चा ये काम करेगा, और 2 साल में बच्चा ये काम कर रहा है। तो जब ये माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं, जब बच्चे को जिस समय में जो काम करना चाहिए, जो उसके अंदर एक्टिविटी या मूवमेंट पनपनी चाहिए वो नहीं पनपती, थोड़े समय बाद पनपती है, थोड़े टाइम बाद पनपती है, तो इसे हम कहते हैं डिलेड माइलस्टोन। हर बच्चे में ये अलग अलग होता है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, अगर बच्चा उस पैरामीटर में, उसके डिलेड माइलस्टोन इतने ज्यादा डिले हो गए हैं कि वो उस पैरामीटर में फॉल कर रहा है, तो उसे हम ऑटिज्म कहते हैं। हर ऑटिज्म की, देखिए ऑटिज्म हर तरह के लोगों में अलग अलग पाया जाता है। किसी में ऑटिज्म इंसान की कोई और एबिलिटी होती है, कुछ और सिम्टम्स होते हैं, उसकी कुछ परेशानियां कुछ अलग होती हैं, और किसी और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति, उसकी ऑटिज्म डिफरेंट इंसान में डिफरेंट, हर ऑटिस्टिक पर्सन की एबिलिटी, सिम्टम और डिफिकल्टी, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को हमें अलग से इसकी जांच कर लेनी चाहिए, इसके बारे में वो डिटेल कर लेना चाहिए, इसके पैरामीटर के बारे में जानना चाहिए कि किस सिम्टम्स के लोग किस डिग्री ऑफ ऑटिज्म में आते हैं, किस और कौन से सिम्टम्स किस डिग्री ऑफ ऑटिज्म में आते हैं।
और हर डिग्री ऑफ ऑटिज्म में जो लोग हैं उन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके बारे में जो है ऑटिज्म के बारे में जो साइकेट्रिस्ट हैं, चाहे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं या एडल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ज़्यादा इसके बारे में बता पाते हैं, इसके सिम्टम्स के बारे में। मेन दो तरह की जो कैटेगरीज इसमें बनाई गई हैं। कुछ ऑटिज्म लोग जो होते हैं उन्हें दिक्कत आती है, परेशानी आती है सामाजिक कांटेक्ट करने में, मतलब समाज के दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने में, उनसे बातचीत करने में उन्हें दिक्कत आती है, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है कि कुछ ऑटिस्टिक लोग जो होते हैं उनके इंटरेस्ट, मतलब उनकी जो रुचि जो होती है, और जो एक्टिविटीज वो करते हैं, जो काम वो करते हैं, जिस तरह का बिहेवियर वो करते हैं, वो थोड़ा लिमिटेड होता है। मतलब वो ज्यादा जैसे कि ज्यादा वो कई लोग होते हैं उन्हें वो अपना लेफ्ट साइड यूज करते हैं, कई लोग अपना राइट साइड यूज करते हैं हाथ का लिखने के लिए, या फिर और भी तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं उनके अलग होते हैं। जैसे कई लोगों को किताब पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन कई लोगों को सिर्फ सुनना ही पसंद है, पढ़ सकते हैं वो लेकिन नहीं पढ़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ सुनना ही पसंद करते हैं। तो इस तरह के कुछ बिहेवियर्स, एक्टिविटीज और इंटरेस्ट होते हैं जो अलग लोगों में पाए जाते हैं। देखिए शुरू में ही जब बच्चा पनप रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो ये साइंस और सिम्टम्स उनमें मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका डायग्नोसिस जो होता है पूरी तरह से इसका पता थोड़े बाद में पता चलता है। ये पूरी तरह से ऑटिज्म को हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से हमने इसका डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया। जरूरी नहीं है कि ऑटिस्टिक अगर साइंस और सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उसे ऑटिज्म हो। क्या पता कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो ये दिक्कत उनकी अपने आप ठीक हो जाए। तो ना ये किसी इलनेस से हम कंफर्म कर सकते हैं कि अगर उसे में कोई इलनेस मिल रही है तो कोई फिजिकल इलनेस मिल रही है, फिजिकल बीमारी बच्चे में मिल रही है, तो उसमें ऑटिज्म मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए ऑटिज्म का डायग्नोसिस कोई 100% कंफर्म नहीं होता है। और इसके साथ कुछ और साइकाट्रिक इलनेसेस होते हैं जो इसके साथ हम और लोगों में मतलब ऑटिज्म के साथ ये चीजें भी मिल सकती हैं, तब ये चीज ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ऑटिज्म कई जगहों पे बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया जाता है, तो इतना सीरियस नहीं होता। इट कैन बी हील विद टाइम। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे सिखाया जा सकता है, या धीरे धीरे ये चीजें ठीक भी हो सकती हैं। इट कैन बी फेज्ड। कुछ सिम्टम्स जो ज्यादातर पाए जाते हैं, जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं वो आई कांटेक्ट इतना अच्छा नहीं बनाते। उनका बॉडी का लैंग्वेज जो होता है, जब वो बात कर रहे होते हैं तो ज्यादातर वो हिलते हैं, या फिक्स स्टेबल नहीं रहती उनकी बॉडी, ये भी उनमें एक सिम्टम पाया जाता है। फेशियल एक्सप्रेशंस जो ऑटिस्टिक लोग हैं वो ज्यादा नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन उनकी जो फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो निल होते हैं, वो इतना एक्सप्रेसिव फेस नहीं होता। जो इमेजिनेटिव छोटे छोटे प्ले होते हैं, मतलब जो खेल होते हैं, उसमें इंगेज नहीं होते बच्चे। कोई एक काम होता है जो वो बार बार करते रहते हैं, एक तरह की साउंड वो बार बार बनाते रहते हैं, और बहुत ही फोकस उनकी इंटरेस्ट होता है। जैसे एक मेन काम होता है जो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है करना, तो वो वही करते रहते हैं। और टेम्परेचर के लिए उनकी सेंसेशन नहीं होती। जैसे अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो उसके लिए सेंसिटिव नहीं होते, बहुत ज्यादा सर्दी है तो उसके लिए भी वो इंसेंसिटिव होते हैं। ये कुछ ही सिम्टम्स हैं, इसके अलावा और भी ऑटिज्म लोगों, ऑटिस्टिक लोगों में पाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में साइकियाट्रिस्ट आपको ज्यादा बता सकते हैं, जिन्होंने इस चीज के लिए स्पेशल रिसर्च की होती है। कुछ में ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, कुछ में ये कुछ भी सिम्टम्स नहीं पाए जाते, लेकिन तब भी उन्हें ऑटिज्म की कैटेगरी में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। बस ये दिक्कत आती है कि जो ऑटिस्टिक लोग हैं उनको समाज में कांटेक्ट बनाने में, लोगों से कांटेक्ट बनाने में दिक्कत होती है, तो वो अपनी दिक्कत को, अपनी बातों को लोगों से इजीली शेयर नहीं कर पाते। तो इसके साथ, ऑटिज्म के साथ साथ उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये दिक्कत मिलनी शुरू हो जाती है, सीजर मिलना शुरू हो जाता है, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म उनका खराब हो जाता है, उनको नींद ठीक से नहीं आती क्योंकि उनको बहुत स्ट्रेस रहता है। तो ऑटिज्म जो है वो एक चैलेंज या प्रॉब्लम तब होता है क्योंकि ये दिक्कतें साथ में, ऑटिज्म के साथ में इंसान में पाई जाती है। अब हम जानते हैं कि हमारी डार्जिलिंग नाइट में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है या कोई कस्टमर आता है जिसे खुद को ऑटिज्म है, या उसके जान पहचान में या फैमिली में किसी को ऑटिज्म है, तो आप क्या ऐसे प्रोडक्ट्स दें जिससे उनको मदद मिले। देखिए, अगर ऑटिस्टिक पर्सन कोई एडल्ट है, कोई बड़ा है, तो आप उसे डी स्ट्रेस की कैप्सूल दे सकते हैं, कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स दे सकते हैं, GIT 14 ड्रॉप्स दे सकते हैं, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दे सकते हैं, और कैलमिक्स कैप्सूल दे सकते हैं।
अगर वो कोई बच्चा है तो उसे सिम्टोमेटिक प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, मतलब उसके सिम्टम्स के अनुसार उनमें क्या उसे क्या परेशानी हो रही है उसके अनुसार उसे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। नहीं तो उसे किड्स फॉर्मूला आप जरूर दीजिए, जो कि बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेजेस में मदद करता है। देखिए ये है बी न्यूट्रिशन का किड्स फॉर्मूला, जो कि फ्लेवर्स में भी आता है, चॉकलेट फ्लेवर में है, कुल्फी फ्लेवर में है। और इसमें सारे इसमें अच्छे से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि डेवलपमेंट में बच्चों की डेवलपमेंट में, उनकी बढ़ोतरी में, ग्रोथ में मदद करते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। सारे वाइटामिन और मिनरल्स जो भी नेसेसरी हैं बच्चों की डेवलपमेंटल ग्रोथ स्टेज में, वो पाए जाते हैं। और नेसेसरी प्रोटीन जो कि मेटाबोलाइज्ड हो जाए, बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए, वो इसमें पाया जाता है। 360 इसेंशियल, जी देखा गया है कि अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं है, आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ठीक है, तो आपको कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं होती, कोई क्रॉनिक बीमारी भी नहीं होती। और आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहती है कि जब मौसम चेंज होता है या कोई भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं या फिर सर्कमस्टांसेस खराब होते हैं, तो आपकी बॉडी फिजिकली उसको बियर कर पाती है। तो एक अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स बहुत जरूरी है डेली लेना, ताकि आपके अंदर जो विटामिन बी का सिंथेसिस है वो अच्छा रहे, आपको डिमेंशिया ना हो, मेमोरी का कोई इशू ना हो, आपका ब्रेन और अच्छे से काम करे, ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। तो इसके लिए एक अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स होना बहुत अच्छा है, जरूरी है डेली लेना। तो इसेंशियल 360 जो है वो एक अच्छा प्रोबायोटिक्स है इसी कंटेक्स में, जो आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा, आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करेगा, आपके अंदर जो सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स है उसके एब्जॉर्प्शन में आपको मदद करेगा, और इसमें एक अच्छा प्रोबायोटिक स्ट्रेन है। तो एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो कि बच्चों को भी दिया जा सकता है, थोड़े बड़े बच्चों को दिया जा सकता है, 6 साल से ऊपर के बच्चों को, एंड एडल्ट्स को भी ये दिया जा सकता है। एडल्ट्स के लिए तो ये मस्ट है। अब है डी स्ट्रेस कैप्सूल। अगर आपके पास कोई भी ऐसा आ रहा है जो कि जिन्हें कोई आपको लग रहा है कि जिन्हें डिप्रेशन की दिक्कत है, स्ट्रेस रहता है, इंसोम्निया रहता है, नींद ठीक से नहीं आती, तो आप उन्हें डी स्ट्रेस कैप्सूल जरूर दीजिए। ये कम्प्लीटली हर्बल है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो एलोपैथिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है उनके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। डी स्ट्रेस कैप्सूल्स आप 2 कैप्सूल रात में सोते समय लेने के लिए कहिए पेशेंट को, कस्टमर्स को, तो उन्हें नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो उनका स्लीप वेक साइकिल अच्छा होगा, जब उनका स्लीप वेक साइकिल अच्छा होगा तो उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी कोई दिक्कत रहेगी नहीं। कैमेक्स कैप्सूल, कैल्शियम जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन्स डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, आपके जॉइंट के लिए अच्छा होता है, जॉइंट में कोई इन्फ्लामेशन नहीं होने देता, जॉइंट सपोर्ट के लिए अच्छा होता है। तो ओवरऑल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए एक अच्छा कैल्शियम सोर्स होना एक अच्छा कैल्शियम सोर्स होना बहुत जरूरी है। एंड कैलमेक्स कैप्सूल एक आपको अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है। ये आप एक कैप्सूल सुबह शाम लीजिए। जिन्हें कोई मस्कुलोस्केलेटल कोई जॉइंट प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट ये ले सकते हैं, या फिर इन जर्नली भी आप एक कैप्सूल रोज लीजिए अगर आपको कैल्शियम डिफिशियंसी है तो। अब है कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स। कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल किसी भी तरह की इंफ्लामेशन, चाहे इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन ब्रेन में हो, चाहे आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में हो, चाहे मेटाबॉलिज्म का कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह के इन्फेक्शन में, चाहे जॉइंट्स में कोई इन्फेक्शन क्यों ना हो, हर तरह की इन्फेक्शन में आपको उस कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जो है वो मदद करेगा। आप एक कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद लीजिए, लगातार 1 महीने तक लीजिए, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में पनपेगा ही नहीं और जल्दी आपका ठीक होगा। अब है फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि एक अच्छा आयनिक बैलेंस आपके इंटेस्टाइन में, आपके बॉडी में होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छे से काम करें। तो एक अच्छा एल्कलाइन बैलेंस जो है, एल्कलाइन मीडियम जो है वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें वाटर आपकी मदद कर सकता है अगर वो एल्कलाइन हो, तो पानी को एल्कलाइन बनाने के लिए फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स आपकी मदद करता है। इससे आपके इंटेस्टाइन में एक आयनिक बैलेंस अच्छा होता है। आयनिक बैलेंस अगर इंटेस्टाइन में अच्छा हो तो बॉडी में जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होगा। अब है GIT14 ड्रॉप्स। GIT14 ड्रॉप्स जो हैं ये भी जैसे बताया गया कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर में मदद करेंगे। जो भी आपकी बॉडी में टिश्यूज हैं उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करेंगे।
अच्छा न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। इसमें महारासा आदि क्वाथ एज अ गुड इंग्रेडिएंट है, मेजर इंग्रेडिएंट है, जो किसी भी तरह की पेन से आपको बचाएगा। अगर आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, पेट में कोई दर्द रहता है, गैस है, खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ रहता है, ऐसी मेटाबॉलिक इश्यूज हैं, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मेटाबॉलिक इश्यूज ही आपकी आगे जाके मेंटल हेल्थ को खतरा करते हैं। मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहती अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता। तो आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए GIT 14 ड्रॉप्स इज मस्ट। आपके पेट में कोई भी तरह की गैस, फ्लैचुलेंस या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या कोई भी पेन हो तो उसके लिए आप ये जरूर लीजिए। कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ ये जरूर लीजिए, ताकि मेडिसिन की इफिकेसी बढ़ जाए और जल्दी आप ठीक हो सके। GIT 14 ड्रॉप्स जो है वो 4 से 5 बूंद 1 कप पानी में डाल के पीजिए। दिन में 2 से 3 बार आप पी सकते हैं। ये कुछ मैंने प्रोडक्ट्स और कुछ फैक्ट्स है ऑटिज्म के रिगार्डिंग, और कुछ प्रोडक्ट्स है जो आप ऑटिस्टिक पर्सन को बिना घबराए, बिना हेजिटेशन के कॉन्फिडेंट होकर दे सकते हैं, ताकि उन्हें अच्छी मदद मिल सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ऑटिज्म से रिलेटेड तो आप इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, या जो मैंने प्रोडक्ट्स अभी बताए हैं उससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोलाजन पाउडर एक एंटी एजिंग पाउडर है, जिसका काम है एज रिलेटेड जो एज रिलेटेड जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो एंटी एजिंग काम में आपकी मदद करेंगे, आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालेंगे। तो एक एंटी एजिंग पाउडर है हमारे पास, न्यू यू, वो है एक अच्छा कोलाजन पाउडर। तो कोलाजन उसमें मिलता है, तो ऑटिज्म से रिलेटेड कस्टमर को आपको कोलाजन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो आप उनको दीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम ये पिगमेंटेशन पे काम करेगा? पीडियाट्रिशियन का क्या न्यू क्वेश्चन? न्यू न्यू न्यू। हाँ, न्यू यू। न्यू हाँ यू जो जी। है वो एंटी एजिंग का काम करेगा। एंटी एजिंग जो है जैसे उम्र के साथ कई बार देखा जाता है, आपके पास कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि चेहरे पर छाइयाँ हो गई हैं या चेहरे पे रिंकल्स हो गए हैं, तो उन्हें एक अच्छा एंटी एजिंग टॉनिक देना बहुत जरूरी है। तो न्यू यू उसमें काम करेगा। नहीं मैम, झुर्रियाँ होती हैं तो स्किन सुकड़ जाती है, झाइयाँ होती है, स्पॉट्स होते हैं, हाँ जी, हाँ तो क्या जी। स्पॉट्स पे काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा, न्यू यू काम करेगा, लेकिन साथ में जो स्पॉट्स होते हैं उसको भी एक बार आपको फोटो देखनी, मुझे उसकी फोटो देखनी पड़ेगी। जो ब्लेमिशेस होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, जी। तो जो स्पॉट्स हो जाते हैं उसके लिए आपको साथ में और भी सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे जी रक्षोदर वो तो सिरामिन। है जी, वो तो देंगे, लेकिन ये उसके साथ इंक्लूड कर दें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। मैम, अभी मैम ने जो पूछा था, थोड़ा मेरा कॉल आ गया तो मैंने सुन नहीं पाया था। किसके लिए ये जाइयों के लिए जो आपने बताया था, क्या बताया था? देखिए, कई बार आपके पास कस्टमर आते हैं जो कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं या झाइयां हो रही हैं। झाइयां वो होती हैं जिसमें स्पॉट्स भी होते हैं चेहरे पर। जी। तो स्पॉट्स जो होते हैं उसमें आप उसमें भी ब्लेमिशेस में भी, स्पॉट्स में और झाइयों में और झुर्रियां जो हो रही हैं, झुर्रियों में यानी रिंकल्स में, तो उसमें आप एज उसमें बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा उम्र के साथ बॉडी में जमा हो गए हैं या स्किन पे उसके टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, तो ये होता है। तो आप न्यू यू पाउडर जरूर दीजिए, उसमें कोलाजन है। कौन सा वाला में? न्यू यू पाउडर, न्यू यू पाउडर। नीयू इसका अपना आता है? न्यू यू पाउडर जो है डार्जिलिंग का ये एक प्रोडक्ट है। आपको एक बार वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिएगा। नीयू यू के नाम से मैम ना? हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, थैंक। देखिए, पाइल्स की समस्या है तो उसके लिए तो आपके पास पाइलो टैब है, 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद दीजिए, साथ में फोरवेल और GIT 14 ड्रॉप जरूर दीजिए। तो ये तो पाइल्स के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ही, वो आप दे सकते हैं। स्किन ग्लोइंग के लिए आप कोलाजन दे सकते हैं, कोलाजन जो कि न्यू यू में उपलब्ध है।
एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑटिज्म से या फिर मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे पूछ सकते हैं। और जो प्रोडक्ट्स आज मैंने आपको बताए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बाकी के लिए आप मुझे हमेशा व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मैं पूछना चाह रहा था, जैसे गॉल ब्लैडर की जो वो होती है सिस्टम, वो पथरी जो होती है स्टोन, उसके लिए हम्म। अपना कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेस्ट रहता है? देखिए, गॉल ब्लेडर स्टोन के लिए कभी कोई भी कंपनी कहीं भी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। गॉल ब्लेडर स्टोन जो होता है वो उसके पास रास्ता ही नहीं होता कि वो निकल सके गॉल ब्लेडर में से। तो गॉल ब्लेडर में अगर स्टोन है तो बेटर रहता है कि आप गॉल ब्लेडर को निकाल दीजिए। ठीक है, वो सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा गॉल ब्लेडर को निकालना ही ठीक रहता है, अदरवाइज वो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें कर सकता है। जी मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम, हाँ जी। जाने में प्रॉब्लम होती है मैम तो उन्हें सिर्फ जैसे वहीं कभी कभी क्या काम होता होता है क्या? जी, हेलो, एक एक करके आप अपना सवाल पूछिए। मैम रीना बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम जैसे कभी क्या होता है कि एक एज होने के बाद क्या होता है ना कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ या कोई अगर सवाल आप कर रही हैं तो हम्म। उसका वो लेट रिस्पॉन्स मिलता है। बुजुर्गों में ये चीज जैसे मेरी सासू माँ के साथ हो रहा थी कि हम्म। उनको अगर जैसे कोई बात पूछी कि मम्मी खाना खाना है तो वो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करती हैं। तो हम्म। उसको मतलब उस स्थिति में सर मैम क्या दे सकते हैं उनको? देखिए, उन्हें आप कोई अच्छा नरवाइन टॉनिक दे सकते हैं, आप उन्हें शिलाजीत कैप्सूल दे सकते हैं, ये कैप्सूल रोज दीजिए। नर्व ओके। रिजुविनेशन की जरूरत है, हो सकता है कानों में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, हियरिंग नहीं इश्यूज। अभी जैसे उनको ना कार्डियो की भी प्रॉब्लम है काफी। अच्छा, अच्छा। तो जैसे कि हाँ आपके मेरे हस्बैंड भेजे थे उनको 20%, 25%। जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उनसे कुछ कह रहे हैं वो नहीं समझ पाते, कम्युनिकेशन इश्यू हो रहा है, तो ऐसे में आप उनको डी स्ट्रेस दीजिए, हम्म। शिलाजीत कैप्सूल्स दीजिए। और भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, कैलमेक्स उनको जरूर दीजिए। कैलमेक्स एक अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट उनके लिए बहुत जरूरी है, साथ में ओमेगा बैलेंस कैप्सूल्स दीजिए। ओके, यानी कि और साथ में भी मैं जैसे उनको दे रही हूँ स्टोन प्लस दे रही हूँ। हम्म। ठीक है, और एचपी बैलेंस जो है वो देती हूँ। हम्म। और एक और उनका हाँ ये एक ओमेगा दे रही हूँ। जी, ओमेगा तो बहुत अच्छा है उनके लिए। हाँ फॉरवेल जीआईटी दे रही हूँ साथ में उनको। जी, बहुत आप ही अच्छा। बताई थी कि ये चीज उनको दो, तो वो चीज दे तो उनके साथ ये दे सकते हैं। जी, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप शिलाजीत ओके। जरूर दीजिए उनको। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम मेरा जो एज है 54 है, और अब ऐसा लगने लगा है जैसे बुढ़ापा है, जैसे मतलब मैं एज ज्यादा हो गई मेरी, मतलब तो एक्टिवनेस वो वाली बात नहीं है जैसे। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, क्या एज है आपकी? मेरी 54 है। 54 बट है। अब साइकोलॉजिकली ये लगने लगा है जैसे है ना बुढ़ापा शुरू हो गया वाला इस टाइप से। कोई बात नहीं। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए हमारे पास बहुत सारे आप रूटीन ऑलग्रीन इसके लिए लेना शुरू करिए और साथ में एंटीऑक्सीडेंट जूस लेना शुरू करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। रूटीन ऑलग्रीन पाउडर। ऑल ग्रीन पाउडर। रूटीन ऑलग्रीन पाउडर और साथ में एंटीऑक्सीडेंट जूस। अच्छा, एक्सी ऑक्सीडेंट जूस है, वो किस तरह से लेना? वो ऑलरेडी है मेरे पास। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट जूस जो है वो आपने 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने के पहले पानी मिक्स करके लेना है। अच्छा, खाने से पहले। जी जी। ठीक है, ठीक है। देन इसके साथ ऑल ग्रीन ले सकते हैं पाउडर? या रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर बहुत अच्छा रहेगा, 1 चम्मच 1 कप पानी के साथ मिक्स करके सुबह ब्रेकफास्ट के पहले लेना है। ठीक है मैडम, ठीक ठीक। थैंक यू मैडम। वेलकम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार जी। मैडम मेरे फादर हैं, तो उनकी एज है 70 के अराउंड। उनका हम्म। वेट लॉस बहुत हो गया है और शुगर की उनको प्रॉब्लम है, डायबिटिक है। हम्म। बीपी भी लो रहता है, तो इसमें क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आप उनको जो भी डायबिटीज के लिए एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं वो जरूर दीजिए। ठीक है, हम्म। तो आप उनको साथ में ग्लूको बैलेंस कैप्सूल दीजिए, हमारा टार्जिव 9 का जो प्रोडक्ट है ग्लूको बैलेंस कैप्सूल, 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले। करेला जामुन जूस आप उनको 20 ml सुबह शाम खाने के पहले दे सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये आप प्रोडक्ट्स दीजिए। साथ में उन्हें क्या दिक्कत है? वेट लॉस है, मतलब काफी पतले हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं पहले से। कोई बात नहीं, आप साथ में उनको शिलाजीत कैप्सूल देना शुरू करिएगा। थोड़ी सी गर्मी अभी ठीक हो जाए फिर आप उनको शिलाजीत कैप्सूल देना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी।
मैडम मैं ये कह रहा था एक्सी ऑक्सीडेंट जो जूस अभी आपने बताया है मेरे को, तो उसमें बीपी या शुगर इफेक्ट करेगा कुछ ऐसे? जी एंटीऑक्सीडेंट जूस है। हम्म। अगर किसी को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, हाँ। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है तो उसमें मत दीजिएगा। नहीं मेरे को है नहीं वैसे। हम्म। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि हो जाए इससे कुछ ऐसा, क्योंकि नहीं वो। नहीं ऐसा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें चीनी नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर किसी को डायबिटीज है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, तो उन्हें एंटीऑक्सीडेंट जूस ना दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। बीपी पे भी इफेक्ट नहीं करेगा कुछ भी? कोई दिक्कत नहीं, बीपी के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, थैंक यू मैडम, थैंक वेलकम। देखिए स्ट्रेस के लिए आप डी स्ट्रेस कैप्सूल्स दे सकते हैं, शिलाजीत कैप्सूल्स दे सकते हैं। इससे पेशेंट को नींद अच्छी आएगी, और जब नींद अच्छी आएगी तो उनका स्लीप वेक साइकिल अच्छा मेंटेन होगा। एंड जब स्लीप वेक साइकिल अच्छा मेंटेन होता है तो स्ट्रेस नहीं रहता पेशेंट में। स्टोन के लिए देखना पड़ेगा कहाँ स्टोन है। अगर किडनी स्टोन है तो आप उनको स्टोन फ्लश सिरप दीजिए, पोर्टवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए, GIT 14 ड्रॉप्स दीजिए। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप कस्टमर से यही करिए कि अगर उन्हें दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से, तो वो एलोपैथिक में जो रिकमेंड कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वो करा ले। ठीक है। तो क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है पूरी तरह से ठीक तो सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता है, उसमें सर्जरी से वो निकाल दिया जाएगा गॉल ब्लैडर। अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है आगे जाके। थैंक यू सो मच, आप सबने यहाँ पार्टिसिपेट किया ऑटिस्टिक फ्राइडे के जूम सेशन में। थैंक यू सो मच आपके पार्टिसिपेशन के लिए, और मैं पूरी आशा करती हूँ कि आगे के जूम सेशंस में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ देखिए, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कुछ कमी है या ब्लड में कुछ भी इश्यू है तो आप एंटीऑक्सीडेंट जूस और हीमग्रो सिरप ले सकते हैं। लेकिन आप अपनी ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट एक बार मुझे फिर से भेज दीजिएगा। मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच, आप सबने आज के जूम सेशन में पार्टिसिपेट किया। अगर आपका कोई भी सवाल है ऑटिज्म से रिलेटेड, या ऑटिज्म से रिलेटेड कोई भी ऑटिस्टिक कस्टमर आपके पास आता है, तो आप उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट्स पूछने हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ऑटिस्टिक पर्सन को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो OPD में भी आके दिखा सकते हैं। मेरी जो OPD है वो है पंजाबी बाग में, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। तो वेलनेस प्रोडक्ट्स के द्वारा जो भी हम उन्हें हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे, ताकि उन्हें और मदद मिल सके। एंड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैडम एक छोटा सा सवाल हो रहा है, हाँ जी हाँ जी। हमें सेंधा नमक लेना चाहिए या आयोडीन नमक लेना चाहिए? देखिए दोनों ही ठीक है। आयोडीन तो हर नमक में होता है, आप चाहे सेंधा नमक खाएंगे चाहे काला नमक खाएंगे, दोनों में आयोडीन मिलेगा। आप अच्छा। सेंधा नमक का प्रयोग करें। देखिए जो नमक है 5 तरह के पंच लवण, 5 तरह के लवण नमक जो है वो उपलब्ध है नेचुरली। ठीक है। हम्म। तो आप कोशिश करिए कि हर 6 महीने में नमक थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहिए। अच्छा। जो उसकी क्वालिटी है वो चेंज करते रहिए। अभी जो आप नमक खा रहे हैं उसके बाकी सेंधा लवण बहुत अच्छा है, बीपी पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अमाउंट, अगर किसी का हाई बीपी है तो उसको नमक थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा, चाहे वो काला नमक इस्तेमाल करें या फिर सेंधा नमक इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं 3 साल से ना करीबन रेगुलर में सेंधा नमक ही ले रहा था, अच्छा बट अच्छा। किसी ने मेरे को बताया कि रेगुलर इसको आप इतने टाइम से ले रहे हैं तो आप चेंज करो इसको। जी बिल्कुल, आप चेंज करिए। हम्म। ठीक है, थैंक यू। वेलकम वेलकम। और देखिए लिंक के लिए आप कस्टमर केयर सर्विस पे भी एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। अगर आपको किसी को इनवाइट करना है तो आप उसका नंबर ले लीजिए। कस्टमर केयर सर्विस से ऑटोमेटिकली उनको ब्रॉडकास्ट मैसेजेस के द्वारा उनको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सबके कोऑपरेशन के लिए। आपने कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज़ बेझिझक पूछ सकते हैं कभी भी व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच।